तो दोस्तों कमर्शियल एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है वो लेक्चर भी आप सभी लोग देख रहे होंगे। नया बैच प्रारंभ हो चुका है जिसमें हिंदी भाषा का विकास हम लोग इस समय कर रहे हैं। कल का वीडियो भी पब्लिश था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास भाग 2। कल भाग 1 में हम लोगों ने हिंदी भाषा की आरंभिक अवस्था देखा और इसके बाद प्राचीन आर्य भाषा की बात की गई जिसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति की बात की गई। मध्यकालीन आर्य भाषा के तहत कल हम लोगों ने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और औहट्य की बात की। आज इस भाग 2 में जो हम लोग बात करेंगे वो होगा प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इसी के तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि भाषा के बारे में कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, सुकुमार सेन ने क्या कहा, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा। तो इन तथ्यों को कल हम लोगों ने देखा। वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जितने लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या कल का जितना वीडियो लेक्चर देखा, हिंदी भाषा को लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, इस हिंदी भाषा को 5-6-7 किताबों से लेकर हम लोग चल रहे हैं। 6-7 किताबों का स्रोत है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी का, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी का, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का, हिंदी भाषा हरदेव बाहरी का, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामोर सिंह का। तो इन 7 किताबों के स्रोत के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही बार बार कहता हूं कि कोई किताब अगर हमारे यहाँ जुड़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो कोई किताब आपको ना खरीदने की ज़रूरत है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। किस किताब से कहाँ से कौन से प्रश्न आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को करा दिया जाता है, सारे तथ्य करा दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसका विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। सभी आर्य भाषाएं किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई, किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई। अब यहाँ पर क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई, इसका मतलब क्या है? जो क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई, जैसे सिंधी हम देखेंगे ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई, लहंगा देखेंगे कैकेय अपभ्रंश से विकसित हुई, पंजाबी टक अपभ्रंश से विकसित हुई, हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, गुजराती नागर अपभ्रंश से विकसित हुई, मराठी महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई। तो इसी तरीके से क्षेत्रीय अपभ्रंश से सभी आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अभी आगे हम लोग पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। आधुनिक आर्य भाषा की विशेषता, जो आधुनिक आर्य भाषा है इसमें री तथा श का तो लिखी जाती है, लेकिन उच्चारण उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग है। ज्ञ संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है। पूर्वीय लोग बा तथा वा के उच्चारण में भेद नहीं करते। इसी प्रकार जा और या का उच्चारण जा सुनाई पड़ता है। इसमें 3 की जगह 2 वचन होते हैं। इसमें कुछ भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो शेष में नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं होता है, केवल 2 लिंग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। इसमें द्वित्व व्यंजन का लोप होता है। द्वित्व व्यंजन के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, हो सकता है कि आप लोगों को याद हो, जिसे अपश्रुति कहा जाता है। स्वर के साथ ध्वनि में परिवर्तन को अपश्रुति कहा जाता है। इसके 3 क्रम होंगे, तीनों क्रम मैंने कल आप लोगों को बताया था, साधारण, दीर्घीभूत और लघुभूत। जैसे कम का काम, सत्य का सात, ये सब शब्द जो बन रहे हैं, ये सब शब्द आप देखेंगे तो द्वित्व व्यंजन का यहाँ पर लोप हो रहा है। शब्द रूपों की संख्या घटकर 2 रह गई है, विकृत और अविकृत। छ का उच्चारण क छ किया जाता है। दूसरे वर्णों का संयोग होने पर या तथा अण का उच्चारण नहीं हो पाता है। जैसे आप देखेंगे कि पहले जो गंगा लिखा जाता था,
तो इस तरीके से लिखा जाता था। अब क्या लिखा जाता है, तो अब गंगा लिखा जाता है इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिससे या और अण का उच्चारण नहीं हो पाता है। वैसे जहाँ तक व्याकरण की बात है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में अगर आप कामता प्रसाद गुरु को पढ़ेंगे, कामता प्रसाद गुरु का जो कथन है वो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। जहाँ तक व्याकरण की बात है, यहाँ पर जो व्याकरण की चीज़ें आप देख रहे हैं, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। भाषा क्या है, तो भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये परिवर्तन होते रहते हैं, तो व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार व्याकरण बदलता रहता है, व्याकरण में परिवर्तन होता रहता है। ये भी कामता प्रसाद गुरु ने कहा। उन्होंने ये कहा कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियम का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विचार हमारे हैं, विचारों में शुद्धता जो आती है वो तर्क शास्त्र के ज्ञान से आती है और भाषा की रोचकता साहित्य शास्त्र के ज्ञान से आती है। तो ये सब जो कथन है कामता प्रसाद गुरु के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अगर हम विभाजन की बात करें, अभी एक एक का पूरा विस्तृत हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसने क्या विभाजन दिया है भारतीय आर्य भाषाओं का। हार्नले के अनुसार अगर हम विभाजन की बात करें, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्योंकि बिहारी नाम उन्होंने नहीं दिया, पूर्वी हिंदी के तहत ही बिहारी को माना है। ऐसे राजस्थानी को भी ब्रैकेट में कर लीजिएगा, पश्चिमी हिंदी के तहत राजस्थानी को माना है, राजस्थानी नाम नहीं दिया गया है। ब्रैकेट यहाँ पर छूट गया, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न यह बन सकता है कि हॉर्नले ने किसे अपने भाषा वर्गीकरण में अलग से स्थान नहीं दिया है। तो बिहारी और राजस्थानी को अलग से स्थान नहीं दिया है, बल्कि बिहारी को पूर्वी हिंदी के तहत माना है और राजस्थानी को पश्चिमी हिंदी के तहत माना है। तो इन्होंने जो विभाजन किया वो चार, यहाँ पर आप देखेंगे 4 वर्गों में विभाजित किया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये तो लगभग हर किताब में मिल जाता है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न किस तरीके से और गूढ़ रूप में पूछे जा सकते हैं, वह इस प्रकार से कि हार्नले ने जो भाषा का वर्गीकरण किया, 21 आधार पर इन्होंने किया है। तो हार्नले ने आर्यों के कर्मिक आगमन को आधार बनाकर, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो पता है कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को रोक दीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए, फिर आराम से देखिए क्योंकि बहुत सारे तथ्य इसमें अलग से होते हैं, PDF में नहीं होते हैं। आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, उसे लिखते चलें। जैसे यहीं पर आप देखें कि प्रश्न अगर परीक्षा में आपसे पूछा गया कि हार्नले ने भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो आर्यों के कर्मिक आगमन के आधार पर, आर्यों के कर्मिक आगमन के आधार पर, कर्मिक आगमन के आधार पर किया। कर्मिक आगमन के आधार पर लिख लीजिए क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि उन प्रश्नों को आप देखते हैं, कहते हैं भाई इसको तो मैंने पढ़ा है, हार्नले ने जो वर्गीकरण मैंने पढ़ा है, हर जगह मिल रहा है। हार्नले का वर्गीकरण पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये तो मैंने पढ़ा है और हर जगह मिल रहा है। लेकिन यह नहीं मिल रहा है कि हार्नले ने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है। तो इसी तरीके से ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत साधारण सी किताब अगर आप उठा लें, जैसे बहुत सारे लोग आपको राय देते हैं, कहते हैं कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब उठा लीजिए, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा।
बहुत ही साधारण किताब है, लेकिन आपको इसका आधार नहीं मिलेगा कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है या किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि हार्ले ने अपने भाषा वर्गीकरण में किसे अलग से स्थान नहीं दिया, तो बिहारी और राजस्थानी को, जबकि कुछ किताबों में आप देखेंगे कि ऐसे राजस्थानी भी साथ में लिख दिया गया, बिहारी भी साथ में लिख दिया गया है, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और यह अलग से इसको स्थान नहीं दिया गया, बल्कि बिहारी को पूर्वी हिंदी के तहत माना गया और राजस्थानी को पश्चिमी हिंदी के तहत माना गया। ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण दिया है वो किस आधार पर दिया, तो ग्रियर्सन ने ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह के रूप को आधार मानकर वर्गीकरण किया है। बाहरी उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा, भीतरी उपशाखा, ये 3 उपशाखाएं इन्होंने दिया है। तो 3 उपशाखाएं हैं और 6 इसमें भाषा समूह है। 3 उपशाखाएं और 6 भाषा समूह, 6 भाषा समूह हैं। इनका जो वर्गीकरण है, इनके वर्गीकरण को पूरी तरीके से किसने अस्वीकार किया है, यह भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने पूरी तरीके से अस्वीकार किया, आपके पास कॉपी पेन है, लिखे सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के भाषा वर्गीकरण को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है, अब इसके बाद में ये पूरा PDF आप लोगों को भेजा जा चुका है, सुबह 10 ही बजे भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ का जो शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ये है कि सुबह 10 बजे डेली आपको प्रैक्टिस सेट, सप्ताह में 7 दिन, ऐसा नहीं कि रविवार है तो छुट्टी, सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। सप्ताह में 7 दिन सुबह 10 बजे आपको PDF मिल जाएगा। दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो कि रिकॉर्डेड होगा, जैसा कि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग, अभी कल भी मेरे पास फ़ोन आया, लगातार फ़ोन आते ही रहते हैं कि सर डेमो दे दीजिए चैनल पर। इसीलिए जब नया बैच प्रारंभ होता है तो 2-3 दिन लगातार वीडियो पब्लिश होता है ताकि लोग देख सकें, और यही डेमो है। तो दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में क्या होता है, तो जो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, पूरा विस्तृत जो आप पढ़ रहे हैं, इसी पर आधारित प्रश्न रात में 9 बजे लाइव कक्षा में होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने PDF में नहीं है, आपको अलग से बताया। हो सकता है हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो विद्यालय में लगे हैं, कोई कहीं ऑफिस में लगा हुआ है, नहीं नोट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आपने सुना तो, कुछ चीज़ें तो याद तो रहेंगी। अब वही तथ्य उठाकर रात में 9 बजे लाइव कक्षा में जो अलग से बताया गया, वह तथ्य, बाकी जो पढ़ाया गया इस पर आधारित प्रश्न, ये सब रात में 9 बजे लाइव कक्षा में दे दिया जाता है PDF के रूप में। PDF और लाइव कक्षा दोनों हो जाती है, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। ये डेली का शेड्यूल है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर हमारा हर जगह लिखा हुआ है 80 52 58 4004, और एडमिशन तभी लीजिएगा जब आप अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। पूरी तरीके से आप ये ठान लें कि नहीं, मुझे इस बार क्वालिफाई करना है तो करना है, तभी आप एडमिशन लीजिए, अन्यथा पैसे की बर्बादी ना कीजिए, समय की बर्बादी ना कीजिए। हमको भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, तो इसलिए वही लोग एडमिशन लें, वही लोग मैसेज या फ़ोन करें जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे इस बार सफल होना है, और जिनको सफलता की ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत होगी वही आगे बढ़ेंगे, वही कर पाएंगे, वही मेहनत करेंगे। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण को सिरे से अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण दिया वह कुछ इस प्रकार दिया। सुनीति कुमार चटर्जी ने
उन्होंने 5 वर्गों में इसे विभाजित किया। उदीच, प्रतीच, मध्यदेशीय, प्राच्य और मराठी में यह विभाजन किया गया है सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा। सुनीत कुमार चटर्जी ने जो विभाजन किया है, अब आपसे इस पर आधारित किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। उदीच के तहत कौन कौन सा आएगा, तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी आएगा। प्रतीच के तहत कौन कौन आएगा, तो गुजराती, राजस्थानी आएगा। मध्य देशीय के तहत कौन आएगा, तो पश्चिमी हिंदी आएगी। प्राच्य के तहत कौन सा आएगा, तो प्राच्य के तहत आपका उड़िया, असमी, बंगाली, पूर्वी हिंदी, बिहारी, मराठी ये सब आएगा। वही दक्षिणात के तहत कौन सा आएगा, तो आपका मराठी आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी बन सकता है कि सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विभाजन में किसको स्थान नहीं दिया है, किसको अलग से स्थान नहीं दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहाड़ी को अलग से स्थान नहीं दिया है। पहाड़ी को किसके तहत माना है सुनीत कुमार चटर्जी ने, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भाई किसको स्थान नहीं दिया, तो पहाड़ी को। अगर पहाड़ी को स्थान सुनीत कुमार चटर्जी ने नहीं दिया, न उदीच, प्रतीच, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात किसी में स्थान नहीं दिया, तो फिर किसके तहत पहाड़ी को माना, तो पहाड़ी को माना है सुनीत कुमार चटर्जी ने राजस्थानी के तहत। और यही काम धीरेन्द्र वर्मा ने भी किया। धीरेन्द्र वर्मा ने भी पहाड़ी को स्थान नहीं दिया है, उन्होंने भी पहाड़ी को राजस्थानी के ही तहत माना। तो सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने पहाड़ी को स्थान न देकर उसे राजस्थानी के तहत माना है। धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया, वह वर्गीकरण सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण के ही अनुसार किया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया। उसमें परिवर्तन क्या किया, देखिए, उदीच तो समान है जैसा सुनीत कुमार चटर्जी ने किया, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। दक्षिणात आपका समान है, जैसे सुनीत कुमार चटर्जी ने किया मराठी, वैसे दक्षिणात में इन्होंने भी मराठी दिया। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन सकता है इस तरीके से कि धीरेन्द्र वर्मा और सुनीत कुमार चटर्जी के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विभाजन या वर्गीकरण में समानता कहाँ पर है। पहला पॉइंट दे देगा उदीच, दूसरा प्रतीच, तीसरा दक्षिणात। तो पहले और पांचवें में यानी उदीच और दक्षिणात में समानता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह निकल कर आती है कि धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो प्रमुख 4 रूप हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, इसको मध्य देशीय के तहत माना है। तो इस तरीके का भी प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के तहत हिंदी के प्रमुख 4 रूपों को किसके तहत माना है, उदीच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य, या कोई 4 विकल्प ऐसे दिया जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मध्य देशीय के तहत माना। और मध्य देशीय इतना महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मध्य देशीय के तहत कौन कौन से हैं, तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी है। समझ में आ रहा है या नहीं? जरूर एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया करिए, जरूर आप लोग बताया करिए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जब उड़िया, असमी, बंगाली की बात हो रही है तो मैंने दक्षिण भारत की जो भाषा है मलयालम की मैंने बात की थी। याद होगा कि उदय नारायण तिवारी की जो किताब है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया। उन्होंने दक्षिण भारत की भाषाओं के बारे में बताया कि जो मलयालम है, मलयालम की उत्पत्ति प्राचीन तमिल से हुई। कल मैंने बताया था, हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स नए भी हों, नए लोग देख रहे हों, इसलिए मैंने कहा बता देते हैं कि मलयालम की जो उत्पत्ति है वो प्राचीन तमिल से हुई। इसीलिए
मलयालम को तमिल की छोटी बहन कहा जाता है। मलयालम को तमिल की छोटी बहन कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई दक्षिण भारत की। लेकिन जहाँ तक बहन का संबंध भाषाओं के बीच में, माता का संबंध भाषाओं के बीच में अगर बताने की बात देखा जाए, तो दक्षिण भारत की अगर बात होगी तो उदय नारायण तिवारी ने बहन का संबंध बताया। लेकिन अगर उत्तर भारत की हम बात करें, उत्तर भारत में जैसे बिहारी की बात हो गई, बंगाली की बात हो गई, उड़िया की बात हो गई, असमी की बात हो गई, तो इन सब के बारे में बहन का संबंध या माता का संबंध अगर किसी ने बताया है तो वह है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। अब आप कहेंगे सर किसको किसको बताया है ये भी बता दीजिए। भाई मेरा तो मकसद यही होता है कि किसी को कोई डाउट, कोई संशय ना रह जाए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बंगाली जो लिखा हुआ है, बिहारी बंगाली की बहन है। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। बंगाली की बहन कौन है? तो बिहारी। बिहारी, बिहारी बंगाली की बहन है। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो हिंदी है, चाहे वो हिंदी पूर्वी हिंदी हो, चाहे वो पश्चिमी हिंदी हो, जो हिंदी है वह चचेरी बहन है। हिंदी बिहारी की चचेरी बहन है। हिंदी बिहारी की चचेरी बहन है। हिंदी बिहारी की चचेरी बहन है। बंगाली की बहनों में सिर्फ बिहारी की ही बात नहीं की गई है, बल्कि आप देखेंगे कहा गया है कि बंगाली की एक और बहन है जिसका नाम है उड़िया। उड़िया कहा गया बंगाली और उड़िया आपस में बहनें हैं। इनका संबंध माँ बेटी का नहीं है। माँ बेटी का नहीं है, इसका मतलब यह है कि कई भाषाविदों ने यह बताने की कोशिश की कि बंगाली का जो विकास हुआ है वो उड़िया से हुआ है। कुछ तथ्यों के आधार पर उन्होंने कोशिश की बताने की, और उसी पर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास में बताया कि ऐसा नहीं है, बंगाली और उड़िया आपस में बहनें हैं, इनका संबंध माँ बेटी का नहीं है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि उड़िया की ही तरह असमी भी बंगाली की बहन है, बेटी नहीं। क्योंकि असमी के बारे में भी कई लोगों ने यह बताया कि बंगाली से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो असमी की तरह, उड़िया की तरह असमी भी बंगाली की बहन है, बेटी नहीं है। तो यह तथ्य बताने की कोशिश की गई धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। इसमें से कितना आपको पता है जो तथ्य अलग से बताए जा रहे हैं, जरूर बताइएगा। बाकी रात में लाइव कक्षा में जितना तथ्य मैं अलग से बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न के रूप में आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। वहीं सीताराम चतुर्वेदी ने परसर्गों के आधार पर विभाजन किया या वर्गीकरण किया। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय अपभ्रंशों के आधार पर विभाजन किया। हारदेव बाहरी ने हिंदी तथा अहिंदी वर्ग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब एक एक के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत से बात करेंगे। जैसे सिंधी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधी का जो विकास हुआ है, सिंधी जो विकसित हुई है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है। सिंधी की बोलियां अगर हम देखें तो इसकी बोलियां बिचौली है, सिराइकी है, थरेली है, लासी है, कच्छी है। बिचौली का साहित्यिक स्थान प्राप्त है। यानी सिंधी की जो बोलियां बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, कच्छी है, इनमें से साहित्य किस में मिलता है सबसे अधिक? तो बिचौली में मिलता है। यहाँ की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। इसमें प्राचीन साहित्य क्रम कम है लेकिन आधुनिक साहित्य अधिक है। देखिए, जब साहित्य की बात होती है और लिपि फारसी की बात होती है तो एक चीज़ आपको बता दें, जो सिंधी लिपि है वहाँ पर जो फारसी लिपि आप देख रहे हैं तो मुख्यतः वहाँ पर आप देखेंगे
तो सूफी फ़कीरों की रचनाएं आपको मिलेंगी। कुछ सूफी फ़कीर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अपने को गोपी बताया और परमात्मा को कृष्ण कहकर अभिव्यक्ति दी है। सिंधी में, सिंधी की बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सिंधी में मुख्यतः सूफी फ़कीरों की कविताएं आपको मिलेंगी, उनके पद मिलेंगे। कुछ सूफी ऐसे भी थे जिन्होंने गोपी, अपने को गोपी कहा और परमात्मा को कृष्ण कहा। वहीं कुछ सूफी ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने ईश्वर को पिता कहा और जितनी मनुष्य जाति है सबको अपना भाई मानते थे। और इसी सिंधी भाषा की जो प्रारंभिक रचना है, प्रथम रचना है, भाई देवे पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछा भी जाता है, कई भाषाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि सिंधी भाषा की पहली रचना कौन सी है ना। तो दोदे चनेसर, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें। दोदे चनेसर, दोदे चनेसर सिंधी भाषा की पहली कृत है। सिंधी भाषा की पहली रचना है दोदे चनेसर। दोदे और चनेसर दो भाई थे अलग अलग। दोदे और चनेसर दोनों अलग अलग भाई हैं और इन्हीं की सम्मिलित रचना है दोदे चनेसर। वैसे सिंधी भाषा में अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी विधा सर्वप्रमुख है या किस विधा की प्रधानता थी, तो ध्यान रखना वहाँ पर कोई नाटक इतना ज़्यादा नहीं लिखे गए, कोई उपन्यास नहीं लिखे गए, ना ही कोई बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई। हाँ, दो ही बहुत अधिक मिलेंगे, पद बहुत अधिक मिलेंगे। तो सिंधी भाषा में किसकी प्रधानता है? काव्य की प्रधानता है। वैसे दोदे और चनेसर के बाद में शाह लतीफ़ सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। शाह लतीफ़ सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि शाह लतीफ़ किस भाषा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, तो सिंधी भाषा के। और सिंधी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो जीनत उपन्यास है, जीनत उपन्यास। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा नहीं, बस संक्षिप्त में लेकर हम लोग चलेंगे। लहंदा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पश्चिम, जिसका जो विकास हुआ है लहंदा का, ये कैके अपभ्रंश से विकसित है। इसमें बोलियां जटकी, मुल्तानी और जंगली हैं। साहित्य इसमें ना के बराबर है। लहंदा का अन्य नाम आप देखेंगे तो इसे पश्चिम पंजाबी भी कहा जाता है, हिंदकी भी कहा जाता है, चिमाली भी कहा जाता है, पोठवारी भी कहा जाता है। यहाँ दो बार हो गया साहित्य ना के बराबर, ध्यान रखिएगा। इसकी जो लिपि है वो लंडा लिपि है, जो शारदा लिपि की एक शाखा है। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि लंडा लिपि किस लिपि की शाखा है, तो शारदा लिपि की। जो लहंदा है इस पर ब्राचण, पैसाची और टक अपभ्रंश का प्रभाव है। हाँ, कैके अपभ्रंश से जरूर विकसित है, कैके अपभ्रंश से जरूर विकसित है लहंदा, लेकिन इस पर ब्राचण, पैसाची और टक का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाबी की। पंजाबी एक फारसी भाषा का शब्द है। कल मैंने लाइव कक्षा में भी आप लोगों से पूछा था, कल की लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों से पूछा था, हो सकता है कि आप लोगों को याद हो कि पंजाबी किस भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा का शब्द है, जो कि 5 नदियों का देश है। आब मतलब पंज आब, मतलब 5 तरफ से आब यानी जल से घिरा हुआ। लेकिन साधारण रूप में लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? 5 नदियों का देश, या 5 तरफ नदियों से घिरा देश, या 5 तरफ पानी से घिरा देश। पंज आब से बना पंजाब। ठीक, तो पंजाबी फारसी भाषा का शब्द है, टक अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं मांझी, डोंगरी, द्वाबी, राठी, ये इसकी बोलियां हैं। साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इसकी लिपि लंडा लिपि है। बाद में गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि बनाई गई। ये भी कई, शायद एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया है कि गुरुमुखी जो लिपि है इसे किसने बनाया, तो गुरु अंगद ने बनाया।
कैकेय, सौरसेनी और पैशाची का प्रभाव इस पर है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव देखेंगे तो सौरसेनी का प्रभाव देखने को सबसे अधिक मिलेगा। अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि पंजाबी के आदि कवि कौन हैं, पंजाबी के आदि कवि कौन हैं, पंजाबी के आदि कवि कौन हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें। पंजाबी के आदि कवि का नाम है फरीद। पंजाबी के आदि कवि हैं बाबा फरीद, बाबा फरीद। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है हिंदी, जिसके तहत 5 उपभाषाएं हैं और हम लोगों को यही पढ़ना है। पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। अभी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन सब, बिहारी हिंदी, इन सभी की बात हम लोग अभी आगे एक एक करके करेंगे। इनके तहत कौन कौन सी बोलियां हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। राजस्थानी हिंदी में आप देखेंगे 4 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां हैं दक्षिणी को मिलाकर। और कई भाषा विद्वान 6 नहीं 5 मानते हैं, दक्षिणी को अलग मानते हैं। पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं अभी आगे पूरा विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। गुजराती की अगर बात करें तो इसका विकास नागर अपभ्रंश से विकसित है, नागर अपभ्रंश से हुआ। इसकी बोलियां हैं कठियावाड़ी, पटनी, सुखी। सौरसेनी का प्रभाव है इस पर। इसकी लिपि है गुजराती लिपि, कैथी से मिलती जुलती है और ये देवनागरी के भी समीप है। इसमें सिरोरेखा नहीं होती है। इस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं नरसिंह मेहता और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का स्थान सर्वोच्च है गुजराती भाषा में। वैसे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की पत्नी भी प्रमुख लेखिका हैं गुजराती की। हेमचंद्र की अगर बात करें, व्याकरणविद हेमचंद्र, नाम तो आपने सुना होगा, वह भी गुजराती ही हैं। एक बार शायद किसी परीक्षा में प्रश्न भी यह पूछा गया था, 1 2 3 करके पॉइंट में था भी, शायद यूजीसी नेट के परीक्षा में पिछली बार ही पूछा गया था या उससे पहले, लेकिन पूछा जा चुका है हेमचंद्र के बारे में कि वो गुजराती थे या नहीं। ऐसे मराठी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित है मराठी। लिपि इसकी मोडी है। देवनागरी लिपि भी आपको मिलेगी, कहीं कहीं देवनागरी लिपि भी लिखी जाती है। इसकी बोलियां हैं नागपुरी, कोंकणी, महारी, केष्टी। आधुनिक आर्य भाषाओं में सबसे पुराना साहित्य इसी का है। बोलने वाले लोगों की संख्या आप देखेंगे तो जितनी भी बोलियां हैं भारत में, उनमें तीसरा स्थान मराठी का है। लेकिन आधुनिक आर्य भाषाओं में सबसे पुराना साहित्य इसी का। देखिए, जब पुराना और नए की बात आती है तो एक चीज़ और आपको बता दें, पुराने और नए में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ना कि जो आपका विभाजन मैंने कराया है, विभाजन मैंने लिखाया है, सतम और केंतुम, पता है ना? सतम और केंतुम पता है या नहीं पता आप लोगों को? कल तो अभी पढ़ाया गया है। जो केंतुम है, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि केंतुम के तहत सबसे पुराना उपकुल कौन सा है? केंतुम के तहत सबसे पुराना उपकुल कौन सा है? अब आप कहेंगे सर सतम और केंतुम तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन सतम और केंतुम में यह नहीं पता है कि सबसे पुराना कौन सा है। भाई केंतुम में तो आपने रट लिया पूरा कि इसमें जर्मनिक है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है, इटालिक है, ये सब केंतुम के तहत आएंगे। यानी केंतुम के तहत जो 6 आते हैं, उन 6 में से सबसे प्राचीन उपकुल कौन सा है? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, सबसे प्राचीन उपकुल है ग्रीक। ग्रीक सबसे पुराना उपकुल है, ग्रीक। और सतम में तो 4 है। सतम समूह की अंतिम भाषा कौन सी है?
अंतिम उपकुल कौन सा है सतम के तहत? बता दें या फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे? चलिए छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं कि कितने लोग इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि पता है या नहीं पता है। बाकी रात में 9 बजे जब लाइव कक्षा होगी तो उसमें यह प्रश्न जरूर हम शामिल कर लेंगे, ठीक है, कि सतम के तहत अंतिम उपभाषा या अंतिम भाषा कौन सी है। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप लोग व्यक्त करें। साथ ही यह भी आप बताएं कि ये जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है, जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, ये कैसा लग रहा है, इसके तथ्य आपको कैसे लग रहे हैं, जानकारी कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से डेली आपको विस्तृत पढ़ना है, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, जहां पर फीस और सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी 2 दिन की कक्षाएं जो आपकी छूटी हैं वो भी आपको मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो जो मैंने पूछा है उसे आप लोग जरूर बताइएगा कि केमतुम समूह का सबसे पुराना उपकुल, जिसे मैंने बता दिया है ग्रीक, और सतम का मैंने पूछा है कि सतम समूह के अंतर्गत अंतिम भाषा कौन सी है। एक प्रश्न और, तिब्बती चीनी कुल, जो पूरा कुल आपने पढ़ा है, कल मैंने पढ़ाया है, उसमें जो तिब्बती चीनी कुल आपने देखा, उस तिब्बती चीनी कुल को बौद्ध कुल नाम किसने दिया? तिब्बती चीनी कुल को बौद्ध कुल नाम किसने दिया, यह भी आपको बताना है। बौद्ध कुल नाम किसने दिया, यह भी आपको बताना है। तो 2 प्रश्न आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बांग्ला का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसकी बोलियां गंजामी, संबलपुरी और भत्री हैं। असमिया का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसकी बोली विष्णुपुरिया है। शायद यहाँ पर जब ये 2 तथ्य आते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने एक बार गलती से, चाहे वो जल्दबाजी रही हो या जो भी रहा हो, क्योंकि देखिए भाई आदमी का दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है, हो सकता है बाई द वे कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि कहीं पर भी पॉइंट की गुंजाइश ना हो गलत होने की। तो बात ये याद आती है कि मैंने शायद एक बार गलती से ये बता दिया था कि उड़िया की जो उपभाषाएं हैं, उड़िया की जो बोली है वो विष्णुपुरिया है, और असमिया की जो बोली है वो गंजामी, संबलपुरी और भत्री है। शायद ये मैंने गलती से बता दिया था एक बार। तो जो भी हमारे पुराने लोग होंगे या पुराने लोग देख रहे होंगे वीडियो को, वो ज़रूर इस चीज़ को ये याद आ गया होगा उनको। खैर बाद में मैंने सही कराया था। तो नेपाली, सिंहली और जिप्सी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के तहत आती हैं। ग्रियर्सन ने खानदेशी तथा भीली को भी अलग अलग स्थान दिया है। उदय नारायण तिवारी ने कहा है कि मैथिली, मगही और भोजपुरी सगी बहनें हैं। वहाँ बंगला, उड़िया और असमिया इसकी चचेरी बहनें हैं। यह उदय नारायण तिवारी ने कहा मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सगी बहनें हैं। बंगला, उड़िया, असमिया इसकी चचेरी बहनें हैं। और उदय नारायण तिवारी का एक दूसरा कथन भी मैंने आपको बताया है दक्षिण भारत के बारे में, कि मलयालम को तमिल की छोटी बहन कहा जाता है। तो अगर PDF आप लोग निकाल लिए हो, जो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं लोग, वो यहीं पर लिख लीजिएगा। उदय नारायण तिवारी का जहाँ ये लिखा है, इसी जगह आप लिख लीजिएगा कि मलयालम को तमिल की छोटी बहन कहा जाता है। यह भी उदय नारायण तिवारी ने कहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसे लिख लीजिएगा। बाकी धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है, किससे बहन कहा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। गिरसन के अनुसार गुणाढ़ की वृहत कथा प्राचीन कश्मीरी में है। 14वीं शताब्दी के कश्मीरी लेखक लल्ला की रचना लल्लक्यापी है, ये भी ग्रियर्सन ने बताया। वैसे लल्ला कवि कहाँ के हैं, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है, या किसके अनुसार लल्ला कवि कश्मीरी हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो ग्रियर्सन के अनुसार, कल मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों से शायद पूछा था, कुछ लोगों ने बताया भी था, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
हिंदी भाषा का नामकरण। अब अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो सिंध से फारसी में हिंद बनता है। सिंध से, सिंध जो शब्द है उसी सिंध शब्द से फारसी में आप देखेंगे तो सिंध शब्द से फारसी में हिंदी बनता है। जैसे सप्त से हप, बाद में आप देखेंगे तो सिंध और हिंद की परिभाषा में भेद किया गया। सिंध नदी के दक्षिण सिरे पर दाहिने बाएं बसे हुए क्षेत्र जो थे वो सब सिंध कहलाते थे। सिंधु नदी के पार उत्तर और दक्षिण में अपनी प्राकृतिक सीमाओं तक और पूरब में राजनीतिक सीमा तक के विशाल देश का जो नाम था वो हिंद पड़ा। तो हिंद की भाषा का नाम हिंदी है। इसी अर्थ में आप देखेंगे तो 11वीं सदी में फिरदौसी और अलबरूनी, 14वीं सदी में अमीर खुसरो, 16वीं सदी में अबुल फजल, इन लोगों ने हिंदी शब्द को ग्रहण किया। अरबी में हिंदी का अर्थ होता है हिंद की भाषा। अरबी में हिंदी का शब्द क्या होता है? हिंद की भाषा। देखिए ये हिंद जो शब्द है वो हिंद शब्द आज से नहीं है। हिंद शब्द बहुत पहले से आप देखेंगे तो प्रयुक्त हो रहा है, आज से नहीं। इन दोनों शब्दों को यानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है बताइए? हिंद शब्द का प्रयोग और हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है बताइए? कितने लोगों को पता है? हिंद और हिंदी शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार पारसियों की एक पुस्तक है जिसका नाम है दशातीर। पारसियों की एक पुस्तक है जिसका नाम है दशातीर। उसी में सबसे पहले आपको हिंद शब्द का प्रयोग मिलेगा। हिंद शब्द का प्रयोग वहीं पर आपको मिलेगा। और बाद में आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ईरान में आप देखेंगे, ईरान में आप देखेंगे तो भारत को हिंद कहा जाता था। ईरान में भारत को हिंद कहा जाता था। और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति पर आप देखेंगे, हमारी संस्कृति ने तो खैर जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति से ही अगर हम देखते चले आए धीरे धीरे आज तक, तो जितने भी बाहरी जो भी विदेशी हमारे भारत में आए अपनी संस्कृति लेकर, उनकी सभी संस्कृतियों को हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति ने आत्मसात किया। जो भी चीज़ें उनसे अच्छी थी उनसे लिया। तो उन सब का प्रभाव हमारी वैदिक संस्कृति पर पड़ा, हमारे लोगों पर पड़ा, भारतीयों पर पड़ा और उन विदेशियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखा गया। जैसे उदाहरण के रूप में जब यहाँ हिंद की बात आती है तो ईरान से जो भी लोग आए, वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ की जो बोली थी और वहाँ के जो साहित्य थे, उन लोगों के द्वारा हमारे भारतीयों ने भी सुना। और मैं बताऊं, मैंने अपने दादा से शायद एक बार सुना था एक पंक्ति कि जो बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार बना हुआ है, उस पर किसी ईरानी कवि की पंक्ति है कि हिंद में रौजा बना सैयद सालार का, हिंद में रौजा बना सैयद सालार का। तो हिंद में रौजा बना, ये हिंद शब्द किसके लिए आया? भारत के लिए आया। तो हिंद शब्द का प्रयोग यहाँ हिंद देश के लिए किया जाता था, भारत के लिए किया जाता था। तो हिंद का प्रयोग जो है वो ईरान में सबसे पहले होता था, क्योंकि हम लोग बहराइच के पास में हैं। तो इसलिए जो भी बाहर से लोग आते थे ईरान के, या जो भी लोग आए वहाँ पर, जो भी लोग गए, तो क्षेत्रीय जो लोग हैं उन लोगों ने वहाँ पर उनकी वानियाँ सुनी, तो वही प्रचलित रहा होगा। और प्रचलित होते होते अभी तक दादा के समय तक पहुँच गया। तो मैंने सुना था, तभी मुझे याद आया अभी आप लोगों के पढ़ाते समय कि हिंद शब्द का जो प्रयोग था वो ईरान से शुरू हुआ और फिर दशातीर में सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं, बहुत सारे उदाहरण आपको हिंद का मिलेगा। वैसे हिंद शब्द सिंधु का भी अपभ्रंश हो सकता है,
हिंद शब्द सिंधु का प्रतिरूप है, ये भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहां पर इसका नामकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत के पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो पंचतंत्र का अनुवाद करेला दमन की जो भूमिका है, उस भूमिका में भी लिखा गया कि यह पुस्तक हिंदी से अरबी में अनुदित है, यानी हिंदी और हिंदवी का अर्थ एक ही है। ऐसा नहीं कि हिंदी और हिंदवी का अर्थ अलग अलग है, हिंदी और हिंदवी का अर्थ एक ही है। हिंदी की उत्पत्ति हिंद से और हिंदवी की हिंदू से हुई है। पश्चिमी भारत में नागर अपभ्रंश में अनेक ग्रंथों की रचना हुई, यही सौरसेनी अपभ्रंश कहलाई और इसी से हिंदी का विकास हुआ। डॉक्टर गिरियर्सन ने जिस तरीके से हिंदी का विस्तार दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने राजस्थानी और बिहारी बोलियों का हिंदी से संबंध नहीं माना है। राजस्थानी से क्यों नहीं माना? तो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं जो उन्होंने वर्गीकरण दिया कि पश्चिम में इसका विस्तार सिर्फ अंबाला तक है। बिहारी से इसलिए क्योंकि पूर्वी में बताया कि इसका विस्तार सिर्फ बनारस तक है, उत्तर में इसका विस्तार नैनीताल तक है और दक्षिण में इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तक है, ये बताया गया। जबकि बिहारी को शामिल करना चाहिए। आप देखेंगे तो बिहारी में आप देखेंगे लिपियां, 3 लिपियों का प्रयोग होता है। बिहारी में अगर हम छपाई की बात करें तो छपाई में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। बिहारी में आप देखें छपाई में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। तो लिखने में आप देखेंगे जो लिखा जाता है उसमें कैथी लिपि का प्रयोग होता है। वहाँ पर जो मैथिली ब्राह्मण रहते हैं वो मैथिली लिपि का प्रयोग करते हैं। तो बिहारी में 3 लिपियों का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ेंगे हम, बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाली लिपि तो पुरानी देवनागरी का ही एक रूपांतर है। खैर वो तो हम लोग बात करेंगे आगे। श्याम सुंदर दास ने कहा कि साहित्य तथा राष्ट्र की दृष्टि से राजस्थानी को हिंदी की भाषा माना जा सकता है, पर भाषा शास्त्र की दृष्टि से वह एक स्वतंत्र भाषा है। राजस्थानी हिंदी की अपेक्षा गुजराती के अधिक निकट है। तो यह श्याम सुंदर दास का कथन है। पुरानी हिंदी, यहाँ थोड़ी सी बात याद आ गई तो मैंने कहा आपको बीच में दे देते हैं। जब हिंदी के नामकरण की बात की गई, इससे पहले मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया ही था, फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जो पुरानी हिंदी है, हम लोग आधुनिक आर्य भाषा पढ़ रहे हैं। आधुनिक आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच पुरानी हिंदी आती है, जिसे आप संक्रांति काल भी कहते हैं। जो संक्रांति काल है वो संक्रांति काल का समय कब से कब तक है? ध्यान रखना, जो हिंदी का जो संक्रांति काल है यानी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच, वो है संक्रांतिकालीन 13 से 15वीं शताब्दी के बीच। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का जो काल है वो संक्रांति काल कहा जाता है, जो कि समय है किसका? पुरानी हिंदी का। तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इस भाषा का काल 13वीं 14वीं शताब्दी है। कुछ लोग 13वीं से 15वीं शताब्दी तक मानते हैं। सर्वमान्य मत 15वीं शताब्दी तक ही है। पुरानी हिंदी का नाम सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा गया। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा उदयमान हिंदी कहा गया और शिव प्रसाद सिंह द्वारा परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश नाम दिया गया। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया जिसे उपभाषा कहते हैं। यहाँ पर जो भाषा है, भाषा आप देखेंगे तो भाषा किसे कहा जा सकता है? जो भाषा है वो भाषा हम किसे कह सकते हैं? भाषा उसे कह सकते हैं जिसमें बोलना और लिखना संभव हो, जिसमें बोलना और लिखना दोनों संभव है
वही है भाषा, यानी जिसमें बोला भी जा सके और जिसमें लिखा भी जा सके, वह है भाषा। उपभाषा क्या है? उपभाषा है जिसमें ना तो बोला ही जा सकता है, उपभाषा है कि बहुत ज़्यादा इसमें ना बोलना संभव हो, ना बहुत ज़्यादा लिखना संभव हो, यानी पूरी तरीके से प्रचलित कुछ लोगों की भाषा, कुछ क्षेत्रीय लोगों की, कुछ गांव की भाषा, या कुछ विशेष जगह की उपभाषा, या किसी विशेष वर्ग की भाषा, उपभाषा। तो जिसमें ना बोलना संभव हो और ना ही लिखना संभव हो, सभी के लिए, ये बात सभी के लिए हो रही है। और बोली होती है जिसमें केवल बोलना संभव है, लिखना संभव नहीं है। तो ये भाषा, उपभाषा और बोली है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखें हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में राजस्थानी हिंदी, जिसके तहत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी आती है। बिहारी हिंदी के तहत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी के तहत कुमायूनी, गढ़वाली आती है। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और पश्चिमी हिंदी के तहत ब्रजभाषा, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली आती है। तो अभी तो आपने पार्ट 1 देखा, 51 मिनट का समय हो चुका है। अब इसका पार्ट 2 यानी आज के लेक्चर का 18/4/2023 का पहला भाग आपने देखा। अब 18/4/2023 आज का जो दूसरा भाग है वो होगा हिंदी भाषा, जिसमें राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बात हम लोग करेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक आप लोग पहला पार्ट पढ़िए, दूसरा पार्ट जो होगा वो भी अभी आप लोगों को मिल रहा है। और इन्हीं दोनों पार्टों पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।